सुरपुर में मोहन और उसकी पत्नी कमला रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थी। मोहन खेतों में मेहनत करता तो कमला उसका हाथ बटाती थी। मोहन भी कभी-कभी घर के कामों में अपनी पत्नी की मदद कर देता था। कमला गांव की अन्य औरतों से अलग थी। उसका बस एक ही सपना था। वह चाहती थी कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर इस गरीबी के दलदल से बाहर निकले। मोहन भी कमला के इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। सुनो जी, आपको क्या लगता है हमें बेटी होगी या बेटा? हमें जो भी हो जी, मैं तो उसे अपने हाथों से पढ़ाऊंगी, उसको सारे काम सिखाऊंगी और उसे काबिल बनाऊंगी। अरे बेटी हो या बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी होगा ईश्वर का आशीर्वाद और हमारे प्रेम का प्रतीक होगा। पर बेटी हुई तो भी तुम उसे पढ़ाओगी। कमला, गांव वाले क्या कहेंगे? यहाँ तो कई घरों में लड़कों को भी पाठशाला नहीं भेजते। कहने तो उन्हें जो भी कहना हो, क्या हम हमेशा इस गरीबी में जिएंगे? हमारे बच्चों के लिए ज्ञान ही वह दौलत होगी जिसे साहूकार कभी छीन नहीं पाएगा। वो पढ़ेंगे और अच्छे इंसान बनेंगे। तेरी बात में दम है कमला। बस तू खुश रहे। बेटी हुई तो मैं खेत में और मेहनत करूंगा, पर उसकी किताबों में कोई कमी नहीं आने दूंगा। हम उसे एक बेहतर जीवन देंगे। ये मेरा वादा है तुझसे। धन्यवाद जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। बस यही वादा चाहिए था। मुझे पता है आप अपना वादा जरूर पूरा करेंगी। अगले साल गांव के सबसे शुभ मुहूर्त में मोहन और कमला के घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया रामा। उसका चेहरा कमला जैसा शांत और आंखों में एक अनोखी चमक थी। देखो कमला, हमारी हमारी बेटी कितनी प्यारी है। उसके छोटे छोटे हाथ पैर, वो कैसे हिल रही है, जैसे अभी परी की तरह आसमान में उड़ जाएगी। है ना कमला? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। साक्षात माँ सरस्वती का अवतार लग रही है। मैंने कहा था ना, अगर हमारी बेटी होगी तो बिल्कुल ऐसी होगी। ये तो हूबहू वैसी ही है। इसकी आंखों में सपनों की रोशनी है। कमला, आज से तू ही इसे अक्षर ज्ञान देगी। आज का दिन बहुत शुभ है। आज से ही हमारी बेटी के अच्छे जीवन की नींव हम रखेंगे। हाँ जी, लेकिन मैं इसे केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं दूंगी, सत्य और न्याय का ज्ञान भी दूंगी। उसे सारे काम सिखाऊंगी। यह मेरी प्रतिज्ञा है। मोहन और कमला के दिन खुशी से गुजरते रहे। पूरे 2 वर्ष बीत चुके थे। वसंत के कुछ वर्षों बाद सुरपुर में भयंकर बाढ़ आई। मोहन का छोटा सा खेत डूब गया। भूखमरी और जल जनित बीमारियों ने गांव को घेर लिया। कमला, जो रामा को बचाने के लिए दिन रात जुटी रहती थी, खुद उस बीमारी का शिकार हो गई। मोहन बेबस अपनी पत्नी के सामने असहाय था। कमला, ओ कमला, तू आंखें खोल। खोल ना आंखें। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुझे बड़े से बड़े नगर ले जाऊंगा। वहां तेरा अच्छे से इलाज होगा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ भी नहीं। उठ ना कमला। कमला। नहीं जी, अब बहुत देर हो चुकी है। नगर जाने से कुछ नहीं होगा। आप मुझ पर अपना समय और पैसा खर्च मत करो जी, क्योंकि अब मेरा समय आ गया है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो भाग्यवान। तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अगर तू चली गई तो रमा को कौन पालेगा? कौन पढ़ाएगा उसे? कौन उसे काबिल बनाएगा? तेरे उस सपने का क्या, जो तूने खुली आंखों से देखा था? मेरी रामा, मेरी बच्ची,
वह बहुत समझदार है। वो धीरे धीरे सब सब सीख लेगी। मोहन जी, मेरा मेरा वादा मत तोड़ना। उसे पढ़ाना, उसे पढ़ने देना, क्योंकि उसका ज्ञान ही मेरी मेरी आखिरी निशानी है। मेरी आंखें आज आज बंद हो रही है, लेकिन मेरा मेरा ये सपना रामा के अंदर पूरी जिंदगी धड़कता रहेगा। वादा वादा कीजिए, वादा कीजिए। मैं वादा करता हूँ कमला, मैं भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा, कमर तोड़ मेहनत करूंगा, पर उसे हमेशा पढ़ाऊंगा, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तेरा सपना अब मेरी जिम्मेदारी है। और इस तरह एक अंधेरी रात में कमला ने अपनी प्रतिज्ञा मोहन के हवाले करके अंतिम सांस ली। मोहन अब अकेला पिता था। वह गरीबी और अज्ञानता से भरे गांव में अपनी पत्नी के अंतिम सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। समय का चक्र फिर घूमा। रामा अब 18 साल की हो गई थी। अरे बाबा, आ गए आप। मुझे पता ही था कि आप आते ही होंगे, इसीलिए आपके लिए मैंने पहले से ही चाय बना के रखी है। तो चलिए, लीजिए, चाय पी लीजिए। अरे वाह वाह बिटिया, मेरी बिटिया रानी तो बड़ी होशियार है, मेरे लिए पहली चाय बना लाई। लाला, वैसे भी बहुत थकान हो रही है। मोहन चाय पीना शुरू करता है। जैसे ही उसने पहला घूंट लिया, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो जोर जोर से खांसने लगा। अरे अरे, क्या हुआ बाबा? आप ठीक तो है ना? ये अचानक आपको क्या हो गया? कुछ नहीं बेटी, सब ठीक है, बस वो चाय। क्या? चाय? सच सच बताओ बाबा, क्या चाय में कोई गड़बड़ है? नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। नहीं बाबा, सच बताओ, क्या बात है? आपको मेरी कसम। वो बेटी, तूने चाय में गलती से चाय के मसाले के बजाय सब्जी का मसाला डाल दिया। क्या? मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। घर का एक भी काम मैं ढंग से नहीं करती। कुछ नहीं आता मुझे। बेवकूफ हूँ मैं, बेवकूफ। नहीं बेटी, तू जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। तू तो सबसे अलग है, सबसे खास है। तो चलो, आज तीखी मसालेदार चाय ही पी लेता हूँ। इतना कहकर दोनों बाप बेटी हंसने लगे। समय तेजी से गुजर रहा था। मोहन खूब मेहनत करता। उसने अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा रामा की शिक्षा पर लगाया था। रामा ने भी टूटी फूटी किताबों से, मंदिर के पत्थरों पर खुदी अस्पष्ट लिपियों से ज्ञान के टुकड़ों को इकट्ठा किया था। रमा, ओ मेरी बेटी रमा, इतनी रात हो गई, अभी तक क्यों जाग रही है? आंखों पर इतना जोर मत डाल, आंखें और तेरा शरीर थक जाएगा। नहीं नहीं बाबा, आज मैंने एक बहुत जरूरी चीज समझी है। यह पोथी नहीं है, यह तो प्राचीन गणनाओं का एक नक्शा है। मुझे लगता है इनमें कोई गुप्त कानूनी सूत्र छिपा है, जो सदियों पहले राजाओं ने गरीबों के लिए बनाया था। मुझे ये पूरा पढ़कर जानना है। सूत्र? अरे बेटी, पहले अपने लिए कोई रोटी का सूत्र ढूंढ ले, क्योंकि कल साहूकार बलदेव आ रहे हैं। वो जमीन ले लेगा तो हम भूखे मर जाएंगे। हमारा आखिरी सहारा है। चिंता मत करो बाबा, मैंने कल मंदिर की ऋण मुक्ति संहिता के कुछ अंश पढ़े हैं। राजा के नियम कहते हैं कि कोई भी साहूकार
मूलधन के दुगने से अधिक ब्याज नहीं ले सकता। मैं उससे न्याय की भाषा में बात करूंगी, जो उसे समझ नहीं आएगी। उसे लगता है कि वो हमें बेवकूफ बना सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। न्याय, और वो भी सुरपुर में। बेटी, यहाँ बलदेव की लाठी और उसकी आवाज ही कानून है। तेरी किताबें यहाँ नहीं चलेंगी। ये गांव ज्ञान को नहीं, सिर्फ शक्ति और धनी को पूजता है। बाबा, वो जो कुछ भी हो, लेकिन ज्ञान की बात लाठी से बड़ी होती है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए। मुझे विश्वास है कल जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। रात बीतने को थी। मोहन चिंता के मारे करवट बदल रहा था। सुबह का सूरज उगते ही साहूकार बलदेव अपने आदमी के साथ मोहन की झोपड़ी के बाहर आ धमका। मोहन, अरे मोहन, दरवाजा खोल। तेरी रात खत्म हुई भाई, अब मेरा राज शुरू। अब मेरा खेत मुझे वापस चाहिए। बाहर निकल बे। हे भगवान, ये तो जल्दी आ गया। मैंने तो सोचा था शायद दिन ढलने तक। बाबा, आप डरिए मत, मैं जाती हूँ। मैं उसे समझाऊंगी कि वह कितना गलत है। आप शांत रहिए, मैं करती हूँ कुछ। तभी साहूकार दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस जाता है। कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ? बहरा हो गया है क्या? चल चल, हिसाब निकाल किसान। आज मैं तुझे और तेरी बेटी को इस झोपड़ी से बाहर फेंक दूंगा। अब तेरी झोपड़ी और तेरी फसल मेरी हुई। साहूकार जी, दया करो, बस थोड़ी मोहलत और दे दो। मैं शहर जाकर मजदूरी करूंगा। मैं तुम्हारा मूल और ब्याज दोनों चुका दूंगा। बस मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। मूल? तेरा मूल? अरे तेरा मूल तो कब का 10 गुना हो चुका है मूर्ख। वो तो इतना है कि तू जिंदगी भर भी चुका नहीं पाएगा। तभी रामा सामने आके साहूकार से बात करती है। साहूकार जी, रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप राजा के नियमों का घोर उल्लंघन कर रही हैं। अरे कौन? तू मुझे नियम सिखाएगी? तू एक मामूली 2 कौड़ी की लड़की है। तेरी औकात क्या है? मेरी क्या औकात है वो आपका जानना जरूरी नहीं है साहूकार जी, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि यह संहिता कहती है कि आपका कर्ज पहले ही कानूनी तौर पर चुकाया जा चुका है और आप राजा के प्रति भी जवाबदेह हैं। राजा? अरे कौन सा राजा? तेरा राजा कौन है? राजा? अरे कौन सा राजा? तेरा राजा कौन है? ये फटा कागज। चल चल, तू अभी बच्ची है, बड़ों के बीच मत पड़। और मेरा कानून यहाँ चलता है, सिर्फ मेरा। रुक जाओ बलदेव, मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ। तभी बलदेव क्रूरता से मोहन को जोरदार धक्का देता है। चल बे, बाहर निकल यहाँ से। अब ये सब मेरा है। बाबा, बाबा, ये आपको क्या हो गया बाबा? उठिए, उठिए ना बाबा। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। आप मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते। उठिए ना बाबा, बाबा। अब समय नहीं है। अपनी माँ का सपना पूरा कर। इतना कहते ही मोहन ने दम तोड़ दिया। साहूकार बलदेव ने तुरंत गांव जाकर पंचायत को धन और धमकी दोनों दे दी। उसने इस हत्या को खेत में काम करते हुए अचानक हुई मृत्यु बताकर दबा दिया। गांव ने बलदेव के डर और अपनी अज्ञानता के कारण इस झूठ को स्वीकार कर लिया। रामा अब अकेली पड़ गई और अनाथ बालक कान्हा, जिसे वह पालती थी, वह उसका एकमात्र सहारा बना। ज्ञान का बल उस रात बेबस होकर रोया, क्योंकि सबूतों पर धन का पलड़ा भारी हो चुका था। कुछ दिन बाद पंचायत लगी। देखिए, साहूकार बलदेव की बात सही लगती है। मोहन का समय पूरा हो गया था। उसे तो जाना ही था।
वो एक हादसा था। आखिर जाने वाले को कौन रोक सकता है, जैसी ईश्वर की इच्छा। हाँ रमा बिटिया, अब रोना बंद करो। ये जो कुछ भी हुआ इसमें कहीं ना कहीं तुम भी जिम्मेदार हो। तुम्हारी किताबों ने तुम्हें बर्बाद किया है और तुम अपने पिता को तो बचा नहीं सकी। वो कोई हादसा नहीं था, यह हत्या है। उन्होंने जानबूझकर धक्का दिया था मेरे पिता को। मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मेरे पास कानूनी प्रमाण था। अरे तुम्हारा प्रमाण, वो फटा हुआ कागज। तुम भी क्या बकवास करती हो। किताबों की सपनों की दुनिया से बाहर निकलो रमा। सच्चाई ये है कि अब तुम अनाथ हो। तुम और ये अनाथ कान्हा गांव पर बोझ हो, बोझ। वैसे आप सब तो जानते ही हैं, मैं बड़ा दरिया दिल इंसान हूँ। मैं इसे अपने बाड़े में बंधुआ मजदूरी नहीं रख सकता हूँ। ऐसे पिता का कर्ज भी चुक जाएगा और ये गांव भी बच जाएगा। जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी की गुलाम नहीं बनूंगी, कभी नहीं। मैं जो भी करूंगी अपने दम पर करूंगी। अरे तू तो लड़की है, क्या कर लेगी? और जहाँ तक हमें पता है, चूल्हा चौका तो तू ढंग से संभाल नहीं सकती, तो तू क्या ही उखाड़ लेगी? तेरे माँ बाप को हमने कितना बोला था, समय रहते ही बेटी को ब्याह दो, लेकिन हमारी सुनता कौन है? अब वो तो चले गए और तेरा बोझ छोड़ गए हम गांव वालों पर। अगर यही बात है तो ठीक है, मैंने भी फैसला कर लिया है। आप सबको मेरा बोझ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ही छोड़ दूंगी इस गांव को। वैसे भी जहाँ एक मासूम लड़की को बोझ समझा जाता हो, ऐसे लोगों के साथ रहने का भला क्या ही फायदा। मैं कान्हा को लेकर इस गांव से चली जाऊंगी। देख रमा, एक बार फिर सोच ले। अकेले जिंदगी काटना इतना आसान नहीं है। कहीं बाद में पछताना न पड़े। चली जाऊंगी, सोच लिया है सरपंच काका। अब तो यही मेरा आखिरी फैसला है। तो ठीक है, सुन लो सभी, यही रमा का आखिरी फैसला है। आज रात के बाद तुम इस गांव की नहीं, आज के बाद तुम कभी इस गांव में कदम नहीं रखोगी। ये पंचायत का आखिरी फैसला है। रामा कान्हा को लेकर गांव से निकल जाती है। दोनों भूखे प्यासे और थके हुए थे। दूर जाने वाले रास्ते पर दोनों थक कर बैठ जाते हैं। दीदी, अब हमें कहीं नहीं जाना है। हमारे पास तो कोई जगह ही नहीं है। हमारा तो सब कुछ छिन गया। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तू चिंता क्यों करता है मेरे भाई? मुझे पता है हमें कहाँ जाना है। सब कुछ छिन गया तो क्या हुआ, हम उसे वापस पा लेंगे। वो दूर जो राज्य है वो देख रहा है, हमें वहाँ जाना है। राजा वीरभद्र की राजधानी विजयगढ़। दीदी, क्या राजा हमारी बात सुनेंगे? क्या वो हमारी मदद करेंगे? सुनेंगे कान्हा, जरूर सुनेंगे। हमें उस जगह जाना है जहाँ ज्ञान की थोड़ी सी भी कद्र हो। सच का साथ वो जरूर देंगे। अब वो ही हमें रास्ता दिखाएंगे। दीदी, मैं तो पहले से ही अनाथ था। परिवार के नाम पर बस तुम्हारा ही परिवार। अब तुम भी। अरे नहीं पगले, ऐसा नहीं कहते। किसने कहा हम अनाथ हैं? हम दोनों हैं ना, एक दूसरे का सहारा, और भगवान जी हमारा परिवार। दीदी, फिर भी क्या राजा हमारी बात सुनेंगे? हम तो बहुत गरीब हैं। हम गरीब नहीं है कान्हा, बस हमारे हालात अभी ठीक नहीं है और हमारा ज्ञान ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। और ज्ञान की बात राजा को सुननी ही पड़ेगी। यही मेरे बापू का अंतिम विश्वास था। चलते चलते रामा और कान्हा विजयगढ़ आ पहुंचे। यह राज्य बाहर से समृद्ध था, पर भीतर से खोखला हो रहा था, क्योंकि राजा वीरभद्र पिछले कुछ वर्षों से भ्रमित और उदास रहते थे। कोई बात थी जो राजा को परेशान कर रही थी। रामा और कान्हा
दोनों राजा के महल के प्रवेश द्वार पर पहुंची। भूख, प्यास और थकान से उनकी हालत बहुत खराब थी। उन्हें देखते ही द्वारपाल ने उन्हें धुतकारा। अरे अरे अरे, कौन हो तुम लोग और यूं अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? देखने से तो भिखारी लगते हो। चलो चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। नहीं नहीं द्वारपाल जी, हम भिखारी नहीं हैं। हम दूसरे गांव। इतना कहते ही रामा बेहोश होकर गिर पड़ी है, जिसे देख के सब घबरा जाते हैं। उसी समय रानी मृग तृष्णा वहां से गुजरती है। दीदी, दीदी, ओ दीदी, उठो ना। तुझे क्या हो गया दीदी? दीदी, तू ठीक तो है ना? उठो ना दीदी। कौन है ये कन्या और ये अचानक बेहोश कैसे हो गई? सैनिकों, देख क्या रहे हो? इसे तुरंत महल में ले जाया जाए और हाँ, वैद्य जी को तुरंत बुलाया जाए। रामा का इलाज शुरू हुआ तो पता चला कि उसे 4 दिन से बुखार था और 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। रानी को उसकी हालत देखकर उस पे बहुत तरस आया। रानी ने इस बारे में कान्हा से बातचीत की। छोटे कान्हा ने खुले मन से रानी को सब कुछ बता दिया। रानी ने इस बारे में राजा से बात की। राजा ने सरपंच और मुखिया को कड़ी सजा देने का फरमान सुनाया। थोड़े दिन बाद रामा पूरी तरह से ठीक हो गई। रामा को महल में रानी मृग तृष्णा की सेवा का काम मिल गया। दाइमा, महाराज आजकल बिल्कुल खोए खोए से रहते हैं। वह न्याय भी अजीब ढंग से करते हैं। समझ नहीं आता वो इतना अजीब व्यवहार क्यों करते हैं। मैंने सुना है वह वर्षों पुरानी टूटी हुई ताम्रपत्र को देखकर फैसला सुनाते हैं। महारानी जी, आप व्यर्थ ही चिंता करती है। वो तो केवल राजकाज के कामों में उलझी हुई है और कुछ नहीं। वह तो केवल राज्य के आराम और सुखाकारी के लिए है। यह सब राजयोग के कारण है। आप चिंता ना करें। तभी रामा वहां आती है। रामा को देखकर रानी खुश हो जाती है। अरे रामा, आओ आओ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? महल में कोई परेशानी तो नहीं? सारा काम अच्छे से समझ आ गया? हाँ महारानी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे सारा काम अच्छे से समझ आ गया। आप चिंता ना करें, मैं अपना पूरा काम पूरी निष्ठा से करूँगी। पता नहीं रामा, हमें ऐसा क्यों लगता है तुम में कुछ अलग है। तुम बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी बातें करती हो। ये सब तुमने कहाँ से सीखा? क्या तुम पढ़ी लिखी हो? हाँ महारानी जी, मेरे पिता की कृपा से मुझे कुछ प्राचीन लिपियों और अंकों का ज्ञान है। मैंने काफी अध्ययन किया है पुराने विषय पर। रामा की बातें सुनकर दाई माँ का चेहरा उतर गया। वो बोली, महारानी जी, पढ़ी लिखी दासी, अब दासियां कब से पढ़ने लगी? यह महल है, कोई पाठशाला तो नहीं। नहीं नहीं दाई माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसने शिक्षा ग्रहण की है। सुनो, हमारे शाही पुस्तकालय में ऐसी पोथियां हैं जिन्हें कोई नहीं पढ़ पाता। अब तुम वहाँ की देखभाल करोगी। शायद तुम राजा के ताम्रपत्र को समझने में मदद कर सको। तुम जाओ, अभी से काम शुरू करो। रामा को शाही पुस्तकालय में भेज दिया जाता है। वो राजा के न्याय कक्ष से लगा पुस्तकालय था, जहाँ मंत्री विश्वरूप पहले से ही मौजूद थे। तुम भाग्यशाली हो कन्या, जो तुम्हें यहाँ काम मिला है। पर याद रखो, ये काम आसान नहीं। राजा आजकल इन ताम्रपत्रों पर आंखें मूंद कर न्याय करते हैं, पर ये टूटे हुए हैं और इनमें केवल धुंधले अंक हैं। समझ नहीं आता राजा को इनसे क्या प्राप्त होता है। लेकिन मुझे तो ये टूटे नहीं लगते मंत्री जी।
लगता है ये किसी गुप्त कानूनी लिपि में है जो सदियों पहले इस्तेमाल होती थी। असंभव, असंभव। हमारे बड़े से बड़े पंडित इन्हें पढ़ नहीं पाए, तो तुम ये कैसे कर सकती हो? यहाँ तक कि पंडित नीलकंठ ने भी हाथ खड़े कर दिए। पंडित नीलकंठ। वही वही जो दाइमा के साथ अक्सर दिखते हैं। क्या सच में वो इसका पता नहीं लगा पाए? क्या यह सब जुड़ा हुआ है? महाराज का भ्रम इन्हीं ताम्र पत्रों से जुड़ा है। उन्होंने पिछले माह एक निर्दोष किसान को केवल एक अधूरे अंक के कारण फांसी की सजा दी थी। आखिर इसका क्या अर्थ है? अगर यूं ही चलता रहा तो ये राज्य का नाश हो जाएगा। मुझे इन ताम्रपत्रों को समझने के लिए समय चाहिए। मुझे लगता है यह कोई सामान्य न्याय व्यवस्था नहीं, बल्कि कोई बड़ा रहस्य है। लगता है जैसे ये कोई राजद्रोह की कहानी है। रामा ने अपनी जान जोखिम में डालकर ताम्रपत्रों की लिपि को पढ़ना शुरू किया। उसने अपने संघर्ष से मिले ज्ञान और सुरपुर के मंदिर की दीवारों पर खुदी अस्पष्ट लिपि की मदद से शाही रहस्य की परतें खोलनी शुरू कर दी। उसे पता चला कि ये ताम्रपत्र अधूरे नहीं, बल्कि राजा के पूर्वजों द्वारा बनाई गई एक गुप्त कानूनी लिपि में थे। दाई माँ, जो वास्तव में राजा वीरभद्र की सौतेली माँ थी, राजा को वर्षों से एक धीमी भ्रमित करने वाली औषधि दे रही थी, ताकि उसका अपना बेटा सिंहासन पर बैठ सके। महाराज, यह पी लीजिए। यह पेय आपको शांति देगा। यह आपके सारे भ्रम को दूर करेगा, आपको शांति प्रदान करेगा। दाई माँ, आप ही मेरा एकमात्र सहारा हैं। मुझे आजकल हर चीज में न्याय और अन्याय का भ्रम होता है। मुझे लगता है मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। पीछिए मेरे लाल, पीछिए। आपका भ्रम ही मेरे बेटे के सिंहासन का मार्ग प्रशस्त करेगा, और यही तो मेरा एकमात्र सपना है। दाई माँ शैतानी हंसी लिए वहां से चली जाती है। राजा गहरी सोच में डूब जाते हैं। धीरे धीरे वो नींद के आगोश में खो जाती है। तभी बाहर पंडित नीलकंठ और दाई माँ बात कर रहे थे। माता, समय बहुत विकट है। रानी का पुत्र जन्म लेने वाला है। अगर ये राजकुमार बच गया तो हमारा षड्यंत्र अधूरा रह जाएगा। हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। तुम चिंता ना करो, मेरे पास एक आखिरी चाल है। मैं एक ऐसी चाल चलूंगी कि चित भी अपनी और पट भी। मैं कहूंगी कि इस बालक को काल रात्रि की झील का पानी चाहिए, वरना वह नहीं बचेगा। पर उस झील का पानी तो श्रापित है। राजा के पहले बेटे पर भी। अरे, बस यही तो चाहिए। यह शाप राजा को भी मिलेगा, जिससे रानी भी टूट जाएगी और हम बालक को रास्ते से हटा देंगे। और हाँ, वह अनाथ बच्चा कान्हा, वह तो महल में ही है ना? हाँ माता, वो दासी रमा के साथ ही रहता है। अच्छा, ठीक है। तुम चिंता मत करो। मेरा ये आखिरी बार खाली नहीं जाएगा। तुम तो बस उत्सव की तैयारी करो, क्योंकि जीत हमारी ही होगी। कुछ समय यूं ही बीत गया। रानी मृगतृष्णा का पुत्र जन्म लेता है, लेकिन वो बच्चा बहुत कमजोर था। दाई माँ तुरंत राजा के पास पहुंचती है। महाराज, यह कैसा दुर्भाग्य है। इतनी प्रार्थना के बाद बालक का जन्म हुआ, लेकिन वो इतना कमजोर है कि बाहर की हवा पानी में वो बच नहीं पाएगा। दाई माँ, पता नहीं हमारे महल को किसकी बुरी नजर लग गई है। संकट पे संकट आते ही रहते हैं। दाई माँ, क्या हमारे पुत्र को बचाने का कोई उपाय नहीं? कुछ कीजिए दाई माँ, कुछ कीजिए।
किसी भी तरह हमारे वंश को बचा लीजिए दाई माँ। देखिए महाराज, एक उपाय है। अगर आपको वो मान्य हो तो अगर बालक को बचाना है तो काल रात्रि की झील का पानी लाना होगा। कल रात्रि का पानी? क्या ये उचित न्याय है? क्या यही आखिरी रास्ता है? मेरे ताम्रपत्र क्या कहते हैं? महाराज, यही सत्य है, यही उचित है। राजकुमारी को बचाने के लिए हमें ये करना ही होगा। हमारे प्राचीन ग्रंथों में विधान है, जल ही जीवन है। आखिरकार राजा ठीक है। अपना आखिरी फैसला लेते हैं। राजा वीरभद्र शापित झील की ओर जाने के लिए तैयार थे। मंत्री, सेनापति, अगर मैं वापस ना आ सकूं तो राज्य का भार तुम दोनों संभालना। ये मेरे पुत्र के लिए मेरा अंतिम बलिदान है। मैं किसी भी तरह अपने पुत्र को जीवित देखना चाहता हूं। अगर उसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो कोई गम नहीं। नहीं महाराज नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज, हमारे रहते हुए अगर आपको कुछ हो गया तो धिक्कार है हमारे अस्तित्व पर। महाराज, कृपया करके हमें जाने दें। तभी रामा वहां आ जाती है, लेकिन सिपाही उसे बीच में ही रोक लेता है। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मेरा यह ज्ञान, मेरा यह राज किसी शाही हुक्म से बड़ा है। कृपया मुझे जाने दो मुझे। कौन है बाहर? सेनापति, आने दो उसे। महाराज, महाराज, वो आप जिस ताम्रपत्र पर न्याय करते हैं, वह एक धोखा है। वह बहुत बड़ा छल है, झूठ है। रुक जाइए सेनापति जी, मेरी ये बात सत्य है। मेरा विश्वास कीजिए। यह लिपि कहती है, जो व्यक्ति राजा के मन में भ्रम का विष घोलकर उसके न्याय के स्रोत को तोड़ता है, उसे राजद्रोह का भागी माना जाए। रुको, ये क्या कह रही हो तुम? तभी रामा पंडित की ओर इशारा करते हुए कहती है। हाँ महाराज, पंडित नीलकंठ ने इसका सत्य श्लोक छुपाया है। मैंने तमिल लिपि से इस भाषा को समझा है। यह लिपि कहती है, काल रात्रि का जल विष है, इससे राज्य का कुल के नाश होगा। राजा का जीवन बचाना ही सर्वोच्च राजधर्म है। नहीं नहीं, ये सब झूठ बोल रही है। ये लड़की झूठ बोल रही है, महाराज को भ्रमित कर रही है। नहीं महाराज नहीं, यही सत्य है। ये सब आपके किसी अपने ने ही किया है, और वो अपना कोई और नहीं, आपकी प्यारी दाई माँ है। क्योंकि यह आपकी सौतेली माँ अजीता है। यह आपको वर्षों से भ्रम की औषधि दे रही है। राजा के कक्ष से ऐसा शोर सुनकर रानी भी वहां आ जाती है। हाँ महाराज, यही सत्य है। दाई माँ ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। और महाराज, आपका पहला बेटा मरा नहीं था। उसे इसी दाई माँ ने आपका मन तोड़ने के लिए छिपा दिया था, ताकि सब उसको मृत मान ले और आप उस दर्द में डूब जाओ और राज्य व्यवस्था से निरस हो जाओ। क्या? मेरा पुत्र जीवित है? किंतु ये कैसे संभव है? मेरा पुत्र तो... तभी रामा जल्दी से महल के बगीचे की तरफ जाती है और कान्हा को अपने साथ राजा के कक्ष में ले आती है। यह देखिए महाराज, यह कान्हा, यह आपका पहला पुत्र, इस राज्य का बड़ा राजकुमार, जिसे मैंने सुरपुर में अनाथ पाया था। इसके कंधे पर लगा यह शाही जन्म चिन्ह वही है जो आपके कुल के अधिकतर शिशुओं के शरीर पर पाया जाता है। कान्हा को देखकर राजा रानी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगती है। राजा कान्हा के पास जाती है। मेरा पुत्र राजकुमार, मेरा बच्चा। झूठ, ये सब झूठ है महाराज। बस कीजिए दाई माँ,
आपको जो भी कहना था करना था वो आप पहले ही कर चुकी हैं। अब और नहीं। अब आपने हमारे साथ विश्वासघात किया है। आपने सिर्फ एक राज्य सिंहासन को पाने के लिए इतना कुछ किया। अरे दाई माँ, आप तो हमारी माँ थी। अगर एक बार आप हमारे सामने प्रेम से मांगती तो हम खुशी खुशी अपना सब कुछ आपको दे देते, लेकिन नहीं, आपने तो। खैर जाने दीजिए। सेनापति, दाई माँ और पंडित नीलकंठ को बंदी बनाओ और उस साहूकार बलदेव को भी, जिसने इस बच्चे के पिता की हत्या की। जो आज्ञा महाराज। ज्ञान ने सत्य को स्थापित किया। दाई माँ, पंडित और साहूकार को उनके कर्मों का दंड मिला। राजा वीरभद्र ने अपने दोनों पुत्रों और रानी मृगतृष्णा को गले लगाया। रामा को राज सलाहकार और शाही पुस्तकालय की संरक्षिका बनाया गया।